हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर क्विज मास्टर पे। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। आप सभी लोगों के लिए जैसा कि पता है कि प्रैक्टिस सेट 1 है। क्या है? प्रैक्टिस सेट 1 है। इसमें मैं कुछ भी नहीं पढ़ाने वाला हूं, कुछ भी नहीं, मात्र क्वेश्चन आंसर और आपका रिवीजन, लाइव टेस्ट, मॉक टेस्ट, स्पीड टेस्ट, जो टेस्ट समझना है समझ लो। ये आपका एक प्रैक्टिस सेट है। यदि आप अच्छे से इसे कर लोगे तो आपका इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सभी लोग एक बार क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिएगा और तुरंत ही हम क्या करेंगे, क्लास को स्टार्ट करेंगे। सभी लोग जल्दी से क्लास को एक बार शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिएगा। आप सभी लोग कैसे हैं, एक बार आप सभी लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप सभी लोग कैसे हो। ठीक है, आप सभी लोग कैसे हो, एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है बाबा, चलो जल्दी से बताओ आप सभी लोग कि इसका सही आंसर क्या आएगा। क्लास को तुरंत स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास की पीडीएफ कहां पे मिल जाएगी? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा वीडियो का, उसी में आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, आपका कोई डाउट है तो कमेंट करके बताना। दूसरी बात है, दूसरी अगर आपको लगता है कि सर पीडीएफ को लेकर, तो पीडीएफ तो वहां पे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, वहां पे मिल जाएगी। दूसरी बात, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दूसरी बात, अगर आपको स्पेशल टॉपिक पढ़ना चाहते हो, जैसे कि आपका कुछ टाइम बचा है, आपको लगता है कि इस टॉपिक से कई सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो मैं करवा दूंगा। एक टॉपिक आता है पैराग्राफ वाला, याद है कि नहीं आप सभी को? मतलब 5 क्वेश्चन होते हैं और एक पैराग्राफ होता है। उसको आप दिमाग लगा के शॉर्ट तरीके से बहुत कम समय में कैसे कर सकते हो, उसको लेकर एक अलग सेशन ले आऊंगा 15-20 मिनट का, आप उससे कर लेना सभी लोग। ठीक है, क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि तुलसीकृत सामासिक पद में कौन सा समास है? तुलसीकृत सामासिक पद में कौन सा समास है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। तुलसीकृत सामासिक पद में आपका कौन सा समास है? जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताएं। जल्दी से कब सभी लोग कमेंट करके बताइएगा इसका सही उत्तर क्या आएगा। चलो ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं फटाफट। हाँ, इसमें आप लोग जल्दी से बताओ इसका सही आंसर क्या आएगा। इसका सही आंसर आएगा करण तत्पुरुष। जो लोग इसका कर्म तत्पुरुष दे रहे हैं वो लोगों ने गलत कर दिया है। करण तत्पुरुष पढ़ाए हुए क्वेश्चन है, कई बार पढ़ा चुका हूं। ठीक है, करण तत्पुरुष राइट आंसर हो जाएगा। एक लिखा है निर्जर और एक लिखा है निझर, शब्द युग्म के क्रमशः अर्थ क्या होंगे? मतलब यहां पे पूछा जा रहा है, एक लिखा है निर्जर, एक लिखा है निर्झर, ये जो शब्द युग्म है, शब्द युग्म के क्रमशः जो अर्थ होंगे वो क्या होंगे? यहां पे दोनों एक जैसे ही 2 शब्द हैं और उन 2 शब्दों के दोनों अलग अलग अर्थ हैं। तो जल्दी से बता दो इसका सही आंसर क्या आएगा। जल्दी से एक बार स्पीड से बता दीजिएगा आप सभी लोग, सही आंसर क्या आएगा। देखो, एक निर्जर का अर्थ क्या हो सकता है? देवता। एक का झरना हो सकता है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? देवता और झरना। एक निर्जर का अर्थ है देवता और एक निझर का मतलब है झरना। ठीक है, क्या मतलब है? झरना, यानी कि सी आंसर सही है। कुछ लोग बी दे रहे वृद्ध एवं देवता, गलत हो गया है। कुछ लोग इसका आंसर सी दे रहे, तो सी वाला सही है। जो लोग सी दे रहे हैं, डी वाला भी गलत हो गया है। झरना एवं वृद्धि जो बता रहे हैं बिल्कुल सही है। जो लोग सी आंसर दे रहे हैं वो सही आंसर दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। इनमें से कौन सा विलोम शब्द युग्म सही है? देखो, आपका जो है एक सही है, ठीक है, बाकी 3 गलत है। तो यहां पे कहा जा रहा है कि कौन सा विलोम शब्द युग्म सही है। आशा हताशा, जो आपको पता है कि आशा का निराशा होता है, गलत हो गया है। अतरंग बहिरंग क्या सही हो सकता है? जय और अजय, ये भी गलत हो गया है। अज्ञ और अल्पज्ञ, क्या ये सही हो सकता है? आपको देखो, ए और आपका बी वाला, सी वाला तो गलत है। बी और डी में आंसर बताना है कि बी और डी में आपका कौन सा सही आंसर हो सकता है। बी और डी में आपका कौन सा आंसर सही हो सकता है? जल्दी से बताइएगा, बी और डी में कौन सा आंसर सही हो सकता है? डी आंसर आ रहा है, तो इसका आंसर होगा अतरंग और बहिरंग, जो कि गलत है। आप लोग सी आंसर, बी आंसर दे रहे थे। ठीक है, सॉरी, क्या बोलती है, सही है। बाकी आप लोग जो डी दे रहे थे वो गलत है। ठीक है, बिल्कुल बी आंसर सही है इसका। इसका कौन सा आंसर सही है? बी आंसर सही है। चलिए आगे बढ़े तुरंत अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा क्रम सही नहीं है। यहां पे कहा जा रहा है कि इनमें 3 हैं, 3 में से आपके सही है परंतु एक गलत है। जल्दी से बताओ कि कौन सा क्रम जो है वो सही नहीं है। पुरुषोत्तम बहुब्रीहि समास है, कर्मधारा है अधिकरण तत्पुरुष समास, मंदबुद्धि कर्मधारा है तत्पुरुष समास, अपादान अवयवी भाव समास। कौन सा सही नहीं है? बहुत आसान है, बड़े आसानी से बता सकते हो इसका आंसर, बहुत आसान है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा डी वाला, अपादान अवयवी भाव समास।
उसके बाद संशोधन में कौन सा उपसर्ग लगा है, संशोधन के अंदर कौन सा उपसर्ग लगाया गया है। बिल्कुल जो लोग बी दे रहे थे गलत कर दिया उन लोगों ने, चलो कोई नहीं, डी आंसर सही होगा। संशोधन में कौन सा उपसर्ग लगा है। क्वेश्चन सेम इसी प्रकार से एग्जाम में आते हैं, इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। बिल्कुल जल्दी से बताओ कि संशोधन में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, संशोधन में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। इसमें लगा हुआ शम, क्योंकि ये जो सा में सा के बाद ये जो बूंदी लगी हुई आपको दिख रही है, ये जो बूंदी लगी हुई दिख रही है, ये क्या है, मां का उपयोग करती है, अर्थात संशोधन होता है, संशोधन होता है, संशोधन अर्थात आपका सम ये उपसर्ग है, जो कि बहुत सारे लोगों ने गलत कर दिया बी वाला आंसर देके, क्या हो गया, गलत हो गया, जबकि होगा क्या आपका सी वाला सही होगा, शम। ठीक है, यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। उसके बाद सत्याग्रह का शब्द का सही संधि विच्छेद है, सत्याग्रह शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है, सत्याग्रह शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है, जल्दी से कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। एक बार शेयर कर देंगे क्लास को, जिन लोगों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है, और चैनल से अगर आप लोग पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो सत्याग्रह शब्द का सही संधि विच्छेद जो है वो क्या है, सत्य प्लस आग्रह, सत्याग्रह, सत्य, देखो यहां पे मैं बता रहा हूं, सत्य प्लस आग्रह, आग्रह, देखो सत्य ये इधर हो गया, अब आपका या प्लस आ मिला तो दोनों मिलकर क्या बन गया, या बन गया, दोनों मिलकर क्या बन गया, तो ये जो या आ गया इधर आ गया, ग्रह हो गया, सत्याग्रह। ठीक है, तो आपका यहां पे आंसर क्या आ जाएगा, यहां पे आंसर आ जाएगा डी वाले, नहीं सत्य प्लस आग्रह सत्याग्रह, यहां पे आंसर क्या आ जाएगा, डी वाला आंसर सही आ जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इनमें से आपको बताना है शुद्ध है, कौन सा शब्द इनमें से शुद्ध है। एक बार आप सभी लोग शेयर कर दीजिएगा क्लास को, शेयर कर देंगे क्लास को, आज सभी लोग शेयर नहीं कर रहे हो क्लास को, सभी लोग एक बार क्लास को शेयर करेंगे। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है हिंदी की, आप प्रैक्टिस सेट 1 कर रहे हो और यहां से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। एक बार पहले सभी लोग क्लास को शेयर करिएगा, ठीक है। जल्दी बताओ निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा इनमें से शुद्ध शब्द लिखा हुआ है। तो इनमें से आपका उन्नति जो लिखा हुआ है वो सही लिखा है, यहाँ पे उन्नति लिखा है, उन्नति लिखा है, यहाँ पे उन्नति लिखा है, यहाँ पे भी आपका उन्नति लिखा है। ये देखो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे उन्नति लिखा है, यहाँ पे उन्नति लिखा है, और यहाँ पे उन्नति उन्नति लिखा है। देखो तीनों शब्द ये लगभग लगभग एक जैसे हैं, तीनों शब्द लगभग एक जैसे हैं कि नहीं है। देखो यहाँ पे बस बड़ी कर दी, यहाँ पे छोटी कर दी, और यहाँ पे क्या कर दिया इन्होंने, ऊ कर दिया, उन्नति 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 उन्नति। कंफ्यूज आपको मान लो कि यहाँ पे आपका ये वाला आपको समझ में आ गया, ये वाला भी समझ में आ गया, इन दोनों में आप कैसे समझ सकते हो। तो बच्चा उन्नति और उन्नति दोनों में फर्क होता है, अर्थात क्वेश्चन के बाद आपको शुद्ध में क्वेश्चन के ऑप्शंस को बहुत ढंग से पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन के ऑप्शन को बहुत ढंग से पढ़ना पड़ेगा, तब आप लोग जो है इसका आंसर एकदम करेक्ट बहुत जल्दी दे सकते हो। अब बताओ इनमें से किसमें अवयवी भाव समास है, दानवीर में, यथाशक्ति में, देशभक्ति में, महावीर में, इनमें से किसमें आपका अवयवी भाव समास है, इनमें से किसमें आपका अवयवी भाव समास कौन सा है, किसमें अवयवी भाव समास है, जल्दी से बताइएगा अवयवी भाव समास किसमें है, जल्दी कमेंट करके बताओ आप सभी लोग। बिल्कुल सही है सर, फास्ट बिल्कुल चलेंगे। एक बार आप सभी लोग पहले शेयर कर दो क्लास को, है ना, और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिन दोस्तों ने अभी तक मतलब सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं, तो सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लो। बताओ इनमें से अवयवी भाव समास कौन सा है, इनमें अवयवी भाव समास कौन सा है। तो बिल्कुल सही है, जो लोग इसका आंसर यथाशक्ति दे रहे हैं, और पहले मैं बता भी चुका हूं यथाशक्ति जो आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल एकदम सही आंसर दे रहे हैं। इनमें क्या है आपका अवयवी भाव समास है, इनमें से अवयवी भाव समास कौन सा है, तो यथाशक्ति आपका एकदम करेक्ट आंसर है, अवयवी भाव समास है। इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थ शब्द जलज से संबंध नहीं है, अनेकार्थी शब्द जलज से संबंध इनमें से नहीं है, ब्रह्मांड का नहीं है, पक्षी का नहीं है, भास्कर का नहीं, दांत का नहीं, इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थ शब्द, क्या लिखा है, जलज से संबंध नहीं है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो तब आप समझ पाओगे। क्वेश्चन को क्या करो, पहले आप स्पीड से ध्यान से पढ़िएगा, तभी आप समझ पाओगे कि इसका सही आंसर क्या आएगा। एक बार जल्दी से
जल्दी से बताएंगे सभी लोग इसका सही आंसर क्या आएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश, जल्दी से शेयर कर देंगे क्लास को एक बार, बहुत अच्छे। चलो देखो इसका आंसर क्या आ जाएगा, भास्कर। इसका आंसर क्या आ जाएगा, भास्कर। ये किससे संबंधित है, अच्छा एक बार ये बताओ आप, ये है किससे संबंधित, एक बार सभी लोग ये बताओ। चल आगे है निर्निमेष, क्या लिखा है यहाँ पे, निर्निमेष शब्द में कौन सा उपसर्ग है, लिखा है निर्मेष शब्द में कौन सा उपसर्ग है। देखते हैं कि इसका आंसर कौन बता पाएगा सबसे पहले। देखो जब मैं बोल रहा हूं तब अलग से ही वो उपसर्ग निकल रहा है, निर्मिमेष, निर्मिमेष। तो यहां पे बताओ कौन सा उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है, जल्दी से कमेंट करके स्पीड से, ये बात नहीं चलेगी, स्पीड से बताओ यार। देखो रिवीजन, लाइव टेस्ट, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट में ऐसे बढ़ाया जाता है बहुत स्पीड से, ठीक है। मैं आज स्लो इसलिए चल रहा हूं क्योंकि पहला प्रैक्टिस सेट है, कल से तो कतई गर्दा काट देंगे, कतई धुआं कर देंगे। तो जल्दी से स्पीड से बताओ कि निर्निमेष शब्द में कौन सा उपसर्ग है, जल्दी से। बहुत बढ़िया, ए आंसर आ रहा है, सही भी है, निर। क्या आ जाएगा इसका सही आंसर, निर आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। किस क्रमांक में सभी शुद्ध हैं, आपको 4 क्रमांक दिए गए हैं, चारों में से कौन सा सभी शुद्ध है बताइएगा, किस क्रमांक में सभी शुद्ध हैं। जिहार अत्युक्ति, चतुर्यायता उपरोक्त, जिह्वा ऐतिहासिक, या फिर जागृत वैद्यत। तीन में गलत है परंतु एक में दोनों सही है शब्द। जल्दी से बता दो एक बार कि क्या आएगा इसका सही आंसर। सेम एग्जैक्ट इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेम एग्जैक्ट इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन के बाद ऑप्शन को भी पढ़ना ऐसे क्वेश्चन से बहुत अनिवार्य मैंडेटरी है कि आप लोग ऑप्शन को बिल्कुल भी क्लियरली तरीके से पढ़ते चले, बेहतर तरीके से पढ़ते चले। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, जिहार और आत्युक्ति। इसका सही आंसर आ जाएगा जिहार और आत्युक्ति। उसके बाद इत्यादि संधि विच्छेद कीजिए, इत्यादि का संधि विच्छेद कीजिए, बिल्कुल बिल्कुल सही है। जो लोग आपका सी दे रहे थे, कुछ लोग ए दे रहे थे, कुछ लोग डी दे रहे थे, लेकिन देखो ए आंसर सही था, जिहार और आत्युक्ति वाला, बाकी आपके गलत हो गए थे। चलो कोई नहीं, जल्दी बताओ, इत्यादि संधि विच्छेद कीजिए, इत्यादि का संधि विच्छेद कीजिए, क्या होगा, इत्य प्लस आदि, इति प्लस आदि, इत प्लस आदि, या इनमें से कोई नहीं, इत्ति आदि। आप देखो मैं बता भी रहा हूं, इत्ति आदि, इत्ति आदि। अब आप आराम से बता सकते हो, इत आदि। देखते हैं भाई कौन सबसे पहले बताएगा, इत आदि, इत आदि। क्या आएगा सही आंसर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, इत प्लस आदि, इत्यादि, ती आ, इत्या, आदि बन गई, ठीक है। त्या त्या त्या, यहां पे क्या आ गया, आदि, त्या, ता से क्या हो गया, आदि ता, और ता प्लस आ बना तो क्या बन गया, या, इत्यादि, मतलब इत प्लस आदि। जब आपको समझ ना आए ना तो 10 बार उसी शब्द को बोल लेना, इत्यादि, 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 ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आपके स्क्रीन पे आपको आंसर दिख जाएगा। आदि, एक लिखा है यहां पर आदि और एक लिखा है आदि, एक लिखा है आदि और एक लिखा है आदि। शब्द युग्म का सही अर्थ बताओ। दोनों एक जैसे ही है बोलने में, लेकिन कंफ्यूजन हो जाएगा सिर्फ सुनने में कंफ्यूजन हो जाएगा। पढ़ने में तो आप चलो ठीक पढ़ लोगे, लेकिन सुनने में कंफ्यूजन हो जाएगा। तो जल्दी से बताओ बच्चा, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार जुड़ रहे हो चैनल से, वो सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। जिन भी बच्चों ने, जिन भी दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सभी लोग क्या कर लेंगे, चैनल को जल्दी जल्दी फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि मैं और भी अच्छे तरीके से आपको 5 दिन के अंदर, 6 दिन जो भी बच्चे हैं, बेहतर तरीके से आपको प्रिपेयर कर पाऊं, अच्छे तरीके से आपको तैयार कर पाऊं एग्जाम के लिए। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, एक का अर्थ है प्रारंभ और एक का अर्थ है अभ्यस्त। एक का अर्थ क्या है, प्रारंभ, और एक का अर्थ है अभ्यस्त। क्या है, प्रारंभ और अभ्यस्त, अर्थात इसका आंसर ए वाला, सी वाला सही है, प्रारंभ और अभ्यस्त, प्रारंभ और अभ्यस्त, बिल्कुल सही दोस्त, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे, गणतंत्र। ये जो गणतंत्र है इसका विलोम क्या बन सकता है, देखो विलोम भी आपको पढ़ा दिए है मैंने। एक बात बताओ, गणतंत्र का जो विलोम है वो क्या बन सकता है, आइडिया लगाओ, दिमाग लगाओ कि ये जो गणतंत्र लिखा है, इस गणतंत्र का अर्थ क्या होता है, गणतंत्र का अर्थ क्या होता है। तो जल्दी से बता दो, गणतंत्र का, आप गणतंत्र दिवस मनाते हो नहीं मनाते हो, बताओ, गणतंत्र दिवस मनाते हो नहीं मनाते हो, उसके लिए आप क्या मनाते हो कि एकदम स्वतंत्र, आप बिल्कुल आजाद हो। अब आजाद हो तो उसका उल्टा क्या होगा, राजतंत्र, आप किसी ना किसी के पराधीन हो, बिल्कुल पूर्णतः आजाद नहीं हो, आप किसी ना किसी के पराधीन हो, किसी राजा के तंत्र में हो, किसी के तंत्र में हो, पर आप क्या है, राजतंत्र के अंदर जी रहे हो, किसी के तंत्र के अंदर जी रहे हो। अर्थात इसका डी आंसर सही हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा। सी बता रहे लोकतंत्र, शर्म नहीं आ रही तुम्हें, गलत आंसर विलोम शब्द बता रहे हो, हैं, ये पढ़ाए नहीं है क्या, आप एक बार बताओ, ये आप सभी को पढ़ाए नहीं है क्या, गलत कर रहे हो आप सभी लोग। चलो आगे आ जाता है, कौन सा क्रमांक उचित नहीं है, कौन सा क्रमांक
उचित नहीं है? कौन सा क्रमांक उचित नहीं है? जल्दी से बता दो इनमें से कि कौन सा क्रमांक उचित नहीं है। दोस्त एक बार क्लास को आप सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, जिन भी दोस्तों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है। गलत बात है, शेयर करो सभी लोग, और आप सभी लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं आपके छोटे जैसे महत्वपूर्ण पुस्तकें, महत्वपूर्ण पुरस्कार एवं सम्मान, लोक नृत्य, लोकगीत, इस सब टाइप की छोटी छोटी वीडियो बनाकर आपको स्पेशल वीडियोस दे पाऊं। ठीक है, जैसे कि आपको 4 बजे भी है भी एक क्लास, ठीक है, लोक नृत्य लोकगीत को लेकर है, पुरस्कार एवं सम्मान को लेकर है, उसके साथ साथ आपका एक और पॉइंट, 3 मतलब टॉपिक हैं, उसमें तीनों टॉपिक से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण दिवस को लेकर है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस, 4 बजे सभी लोग आ जाना लाइव, तो सभी लोग सब्सक्राइब। चलो, कौन सा क्रमांक उचित नहीं है? तो देखो इसमें बसन बर्तन, व्यसन मग्घापान। देखो यहां पे बाकी सभी उचित हैं, परंतु ए वाला आपका उचित नहीं है। बाकी क्या है? ए वाला आपका उचित नहीं है। ठीक है बच्चा, चलिए आगे आ जाता है कि एक लिखा है मरीची, एक लिखा है मरीची। देखो यहां पे लिखा है, एक लिखा है मारीची, यहां पे देखो क्या लिखा है मारीची, और एक लिखा है मरीची। देखो कतई सेम, आप पढ़ोगे तब जान पाओगे, बाकी मारीची मरीची लगभग लगभग बोलने में एक जैसे। इस प्रकार के शब्द आते हैं, इस प्रकार के शब्द आते हैं। तो बताओ इसमें कौन सा शब्द युग्म का अर्थ क्या है? इसमें मारीची मतलब क्या होता है और मरीची मतलब क्या होता है? तो आपको पता होगा कि एक मारीची का मतलब शायद राक्षस टाइप का होता है, मरीची टाइप का इस प्रकार से कुछ होता ही नहीं होता है कि किरण होता है या फिर सूर्य होता है, क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका किरण, और एक का मतलब है चंद्रमा। एक मारीची, देखो मरीची और मारीची, जो राक्षस होता है ना वो मारीची होता है। ठीक है, तो आप लोग जो है बहुत जल्दी इसमें कंफ्यूज। किरण, एक मारीची का मतलब है किरण और एक मरीची का मतलब है चंद्रमा। ठीक है, दोनों का आंसर क्या आ जाएगा आपका? बी वाला आपका करेक्ट आंसर है। इसमें आपका कौन सा करेक्ट आंसर है? बी वाला आपका करेक्ट आंसर है। बी वाला आपका क्या है बच्चा? करेक्ट आंसर है। एक राक्षस और प्रकाश गलत है बच्चा। ठीक है, बिल्कुल सही है, इसमें बी सही। बहुत सारे लोगों ने इस वाले क्वेश्चन का आंसर गलत कर दिया, ऐसा क्यों हो रहा भाई? अगला, इनमें से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? इनमें से बताओ 3 शब्द है जिनमें प्रत्यय है, एक में प्रत्यय नहीं लगी है। तो भाई बताओ किस में प्रत्यय नहीं लगी है? क्या खिदमत में प्रत्यय नहीं लगी है? प्रत्यय का मतलब समझ रहे हो ना, कहां पे लगेगी? पीछे लगेगी, आगे लगेगी? ये आप पहले आइडिया लगा लो, फिर आप आंसर लगा पाओगे। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों की बात कर रहा है। उपसर्ग आपका कहां पे लगता है और प्रत्यय कहां पे लगता है? आगे और पीछे, शब्द के आगे और शब्द के पीछे, दोनों में आइडिया लगाना, तब आप बता पाओगे इसका आंसर। खिदमत, इंसानियत, बसिंदा, सौतेला। तो आप देखो प्रत्यय किसमें नहीं है? देखो इंसानियत, यत, इत आ गया, सिंदा, इंदा, सौतेला, इन तीनों में प्रत्यय है, पर खिदमत मत अलग, मां और ता अलग हो गए, मतलब इसमें आपका प्रत्यय नहीं लगा है। अर्थात ए वाला आपका सही आंसर है। इसका इसमें भी गलत कर दिया आप लोगों ने यार, इसका भी गलत कर दिया आप लोगों ने। सी बता रहे हो बासिंदा, इंदा, ई आ रही है, ई प्रत्यय नहीं लगा है। पता नहीं क्या कर रहे हो यार, ऐसे कैसे काम चलेगा? इसमें तो बहुत गलत कर रहे हो आप हिंदी में, ऐसे कैसे काम चलेगा दोस्त? ऐसे कैसे काम चलेगा? आगे आ जाता है, इंद्रियों को भ्रमित करने वाला के लिए एक शब्द, ये होता है ना, एक वाक्य के लिए एक शब्द आता है ना आपके पेपर में, उसी प्रकार से बताओ इंद्रियों को भ्रमित करने वाले के लिए एक शब्द। जल्दी से बताओ सही आंसर क्या आएगा? जल्दी से बताइएगा कि इसका सही उत्तर क्या आएगा। जल्दी से बताओ इसका सही आंसर क्या आएगा। ठीक है, हाँ जल्दी से कमेंट करके बताओ। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। इसका कह रहे इंद्रजीत, इंद्रजीत। देखो इंद्रजालिक, गलत कर दिया आपने इंद्रजीत। देखो इंद्रियों को भ्रमित करने वाला, इंद्र को जीतने वाला इंद्रजीत आप कह सकते हो, लेकिन इंद्रियों को भ्रमित करने वाला इंद्रजालिक कहा जाएगा। इंद्र को देखो, इंद्रदेव वो अलग है, इंद्रदेव वो अलग है। इंद्रियों, आपकी इंद्रियां है ना 5, आपकी 5 इंद्रियां है ना, इन इंद्रियों को भ्रमित करने वाला इंद्रजालिक। आप सब इंद्रजालिक हो, हम भी इंद्रजालिक है। जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया वो क्या हो गया? वो महापुरुष हो गया, वो भगवान बन गया। जिसने भी अपने इंद्रियों को वश में किया उसने ज्ञान की प्राप्ति कर ली, उसने दुनिया का सार जान लिया। समझ रहे हो? तो इंद्रियों को वश में करना मतलब बहुत कठिन काम होता है। जिसने किया, महात्मा बुद्ध ने इंद्रियों को वश में किया, महावीर स्वामी ने किया, जिसने किया वो भगवान बन गया। ठीक है, तो इंद्रियों को वश में भ्रमित ही होती है हमेशा ऑटोमेटिकली, आप कभी एकांत नहीं लगा सकते। तो इंद्रजीत जो दे रहे हैं वो बिल्कुल, क्या कहना, बस छोड़ो, उस बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, डिस्टर्ब हो गई क्लास। इनमें से किस शब्द की संधि अशुद्ध है?
यहां पे कहा जा रहा है कि 3 यहां पे संधि विच्छेद दिए गए हैं और ये 4 आप 3 जो है गलत है। अरे आंसर देख लिया यार, चलो कोई नहीं, आंसर इतनी जल्दी तो देख ही नहीं पाए होगे, जल्दी से बताओ इनमें से किस शब्द की संधि अशुद्ध है। एक बार शेयर कर देंगे इस क्लास को, आज इस क्लास को कम से कम 2500 तो लेके जा ही सकते हैं हम लोग, कि नहीं लेके जा सकते हैं। आप सभी लोग शेयर करोगे तो जरूर होगा, ऐसा है नहीं। चलो, इंद्रियों से इनमें से किस शब्द की संधि अशुद्ध है, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, देखो किसकी है, स्त्री प्लस उपयोगी, स्त्री से उपयोगी, ये गलत लिखी। बाकी अधि प्लस अधीन अध्यधीन, सत प्लस मार्ग सन्मार्ग, देवी प्लस अवतरण देव्यावतरण, यहां पे स्त्री और उपयोगी की गलत लिखी है। तो यहां पे होगी क्या फिर सही, एक बार ये आप बताओ कमेंट करके। अगर ये गलत लिखी है तो इसमें आपकी सही क्या होगी, इसमें आपकी सही क्या होगी, जल्दी से बताओ इसमें आपकी सही क्या होगी, जल्दी से। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आगे जल्दी से कमेंट करके बताओ जब तक हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे, निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है। 4 दिए गए हैं, इनमें आपको बताना है कि किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है, जल्दी से। सर मैंने इंद्रियों को बस में कर लिया, अरे वाह चलो बताओ, जल्दी बताओ निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है, जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश बाबा। अब इंद्रियों को बस में कर लिया हो तो आपका आंसर दे दो आप हैं, वरना मैं आपको बस में कर दूंगा, अभी ब्लॉक करा दूंगा, क्या फायदा है। आप एक ही बात बार बार लिखे जा रहे हो। आप इंद्रियों को बस में कर लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब आप थोड़ा क्वेश्चंस को भी बस में करो, है ना, ताकि आप पेपर में भी बस में रहो, है ना। चलो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा किस शब्द का संधि विच्छेद जो है वो गलत है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। देखो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, इसका सही आंसर आ जाएगा पितृपदेश, यानी पितृ प्लस उपदेश गलत है, बाकी आपके सारे सही लिखे हुए हैं। गलत पूछ रहा है, आपको गलत बताना था, बिल्कुल सही, इसमें आप सभी लोगों ने एकदम सही आंसर दिया। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। 3 है परंतु 1 नहीं है, तो कौन सा शब्द है जो कि पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल सही है, जल्दी से बताओ कौन सा शब्द है जो कि पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। स्पीड से थोड़ा सा बताएंगे आप लोग थोड़ा सा स्पीड से बताएंगे, इनमें से कौन सा शब्द पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। जल्दी से, बहुत बढ़िया, सी आंसर आ रहा है ग्रावा। इसका आंसर आएगा भूधर। भूधर क्या आएगा, भूधर। आगे आ जाता है वर्णमाला किसे कहते हैं, आगे आ जाता है वर्णमाला आप किसे कहते हो। वर्णमाला से भी कई सारे क्वेश्चन आते हैं, तो वर्णमाला आप किसे कहते हो, जल्दी से बताओ वर्णमाला आप किसे कहते हो। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। यहां से क्वेश्चन बनेगा कि सब भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, और वैसे तो ध्वनि होती है, और इसी ध्वनि को क्या कहा जाता है, वर्ण। शब्द, भाषा, जो शब्द आपसे मुंह से निकलता है वो आपका ध्वनि होता है, और इसी ध्वनि से क्या बनता है, वर्ण। ठीक है, वर्ण से क्या बनता है, शब्द, शब्द से क्या बनता है, पद, पद से क्या बनता है, वाक्य, और वाक्य से क्या बनता है आपका भाषा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, डी। अगला है, कौन निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं। इनमें से आपको बताना है कि इन चारों शब्दों में से आप कंठ ध्वनियां कौन सी हैं, आप ये बता दो। एक बच्चा पूछ रहा था कि सर रा किस प्रकार की ये व्यंजन है। तो वैसे तो अगर आप या, रा, ला और वा देखोगे तो ये चारों आपके अंतःस्थ हैं। ये क्या है, ये चारों आपके अंतःस्थ हैं। लेकिन अगर रा पूछे किस प्रकार का व्यंजन है, तो आप रा बोल कर देखो। रा, जब आप रा बोलोगे तो आपकी ये वाला जीभ का पहला भाग ऊपर की ओर लगेगा, ऊपर की ओर, ऊपर के तालू के ऊपर लगेगा। रा, रा बोलते ही क्या होगा, एक झटके में जीभ आपकी नीचे की ओर आएगी। जब ऊपर लगकर आपके तालू में जब जीभ झटके में नीचे की ओर आए तब क्या होता है, वहां पर मूर्धा होता है। रा, वहां पर क्या होता है, मूर्धा। बोलकर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तब क्या हो जाता है, वहां पर मूर्धा हो जाता है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, का और खा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, का और खा। उसके बाद तालव्य व्यंजन इनमें से कौन सा है। जैसा आप सभी को पता है कि आपके 5
वर्ड होते हैं, इन्हीं 5 वर्डों के अंतर्गत आपके 5 वर्ग होते हैं। तो 5 वर्ग जो होते हैं इसमें बताओ कि तालव्य व्यंजन इनमें से कौन से हैं। उन्हीं में से आपको बताना है कि तालव्य व्यंजन जो हैं वो कौन से हैं। जल्दी से स्पीड से बताइएगा। मेरी स्पीड थोड़ी स्लो चल रही है कि मैं इसको आगे बढ़ाऊं? स्पीड बढ़ाओ सर। लो भाई स्पीड बढ़ा रहे, चलो ठीक है, तैयार हो जाओ स्पीड बढ़ाने के लिए। तालव्य व्यंजन कौन से हैं? तो चा, छा, जा और झा ये क्या है आपके तालव्य व्यंजन है। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन इनमें नहीं है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि संयुक्त व्यंजन आपके कितने हैं? 4 हैं। 4 है। कौन कौन? छा, त्र, ज्ञा और श्रा। क्षत्रिय, ज्ञानी और श्रमिक, यानी कि इसमें आपका कौन नहीं है? इसमें आपका सा नहीं है। संयुक्त व्यंजन आपका सा नहीं है। चलो आगे आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा योगवाह होता है? कि निम्नलिखित में से कौन सा योगवाह होता है? जो आप 2 बूंदी इस तरीके की लगाते हो यहां पर और यहां पर, वही आपका क्या होता है? उसमें हा होता है। उसमें क्या होता है? आपका हा होता है और वही आपका क्या होता है? विसर्ग होता है। तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा? इसका विसर्ग। निम्नलिखित में से कौन एक योगवाह है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? विसर्ग। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। क्वेश्चन क्या है? छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। छा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? देखो छा ध्वनि किससे बोली जाएगी? मैंने आपको पहले बताया है, चा, छा, जा, झा ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये तालव्य के अंतर्गत आते हैं। ये आपके किसके अंतर्गत आते हैं? तालव्य के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद या, रा, ला और वा ये किस प्रकार के व्यंजन हैं? या, रा, ला और वा ये किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो ये आपके अंतःस्थय हैं। ये किस प्रकार के व्यंजन हैं? ये आपके अंतःस्थय हैं, अर्थात सी आंसर सही है। उसके बाद अनुनासिक का संबंध किससे होता है? जो अनुनासिक व्यंजन होते हैं, तो अनुनासिक का संबंध आपका किससे होता है? जो चांद की बिंदी होती है ना, चांद की बिंदी, जब बोलोगे चांद, कांच, आंख, ठीक है, तो आप जब बोल रहे हो तो आप नाक से भी बोल रहे हो और मुंह से भी बोल रहे हो, अर्थात नाक और मुंह दोनों से होता है। आंख, ठीक है, नाक और मुंह दोनों से होता है, अर्थात सी आंसर सही है। उसके बाद अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? एक बार आप सभी लोग क्लास को पहले शेयर करो यार, देखो शेयर करिएगा जिन लोगों ने शेयर नहीं किया। एक बार अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं बच्चा? पहले सुनो, अनुनासिक व्यंजन जो नाक और मुंह दोनों से बोले जाते हैं। तो अनुनासिक व्यंजन आप जब बोलोगे तो ये वर्ग के पंचमाक्षर में आएंगे। जैसे कि इया आएगा, इया आप किससे बोल रहे हो? इया, इया, तो आप नाक से बोल रहे हो और मुंह से भी बोल रहे हो। जैसे रा, आपने बोला रा, ठीक है, या आपने बोल दिया, ठीक है, मान लो इया आपका बोला, तो इया आपका क्या आ गया? इया, इया, नाक से और मुंह से दोनों से आवाज आ रही, अर्थात वर्ग के पंचमाक्षर होते हैं। ये क्या होते हैं? वर्ग के पंचमाक्षर होते हैं, ठीक है, ठीक है, चलो बिल्कुल सही है। आगे देखिएगा, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं? तो कई बार बताया, एक अंग और एक आहा, एक अंग और एक आहा, एक अंग और एक 2 होते हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। स्वरों की संख्या कितनी होती है? यहां पे 1 अंगुली और कम पड़ेगी, बढ़ा नहीं सकता मैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। और व्यंजन होते हैं आपके 33। व्यंजन कितने होते हैं? 33। जब पूछेगा तो यही बता के आना, गलत करना आना। चलो आगे देखो, सा, सा, सा और हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? अभी आप लोगों ने पढ़ा था, वहां पे आपसे पूछ रहा था कि उस व्यंजन बताओ। इसमें बताना आपको, उस व्यंजन एक था, बाकी कौन थे आपके? स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन भी पूछ सकता है आपके। स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्शी व्यंजन 25, ठीक है। अगर द्वित्व स्पर्शी व्यंजन पूछेगा तो आपके ड़ा और ड़ा ये दोनों मिलाओगे आप, तब आपके क्या हो जाएंगे? 27 वरना 25। अब इसका जल्दी से बताओ कि सा, 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 हा कौन से व्यंजन है? तो ये आपके संघर्षी व्यंजन है। ये किस प्रकार के व्यंजन है? ये आपके संघर्षी व्यंजन है। किस प्रकार के व्यंजन है? संघर्षी व्यंजन है। उसके बाद निम्न में से कौन सा एक घोष वर्ण है? कौन सा घोष? अच्छा बताओ, घोष कितने होते हैं और अघोष कितने होते हैं? देखो ये दोनों मैंने आपको बताए हैं, कौन कौन से होते हैं, कैसे पहचान सकते हो, बहुत बेहतर शानदार तरीके के साथ मैं बता चुका हूं। यदि आप लोगों ने मेरी पिछली क्लासेस को देखा होगा तो अब ऐसे ही पेपर एग्जाम में आता है, ऐसे ही कंफ्यूजन क्रिएट होता है ना। मैंने बताया कि पहला और दूसरा क्या होता है, फिर तीसरा, चौथा और पांचवा क्या होता है, 11 अलावा किसमें आते हैं, हाँ किसमें, तो सब बहुत डीपली नोट्स विद पीडीएफ लिखवा कर एक एक चीज को समझाया है। अगर मन से पढ़ा होगा तो ही आप बता पाओगे। देखो निम्न से कौन सा घोष वर्ण है? मां जो है एक घोष वर्ण है, ठीक है, मां क्या है? ये एक घोष वर्ण है। उसके बाद हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? अगर पूछेगा
जब देखो 14 सितंबर 1949 को यह डिसाइड किया गया कि आपकी भाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी, तो उस देवनागरी लिपि में कितने वर्ड हुए? 52 वर्ड हुए। कितने हुए? 52 वर्ड हुए। ठीक है, याद रखिएगा कितने? 52 वर्ड हुए। उसके बाद छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? जो छा ध्वनि है वो इनमें से किसके अंतर्गत आती है? तो छा ध्वनि आपकी संयुक्त वर्ड के अंतर्गत आती है। छा, त्रा, ज्ञा और स्रा, ये किसमें आती है? संयुक्त वर्ड के अंतर्गत। ठीक है, चा और छा, तो इसमें क्या आएगा? ये छा, एक वो वाली चा, छा वो दूसरी, और ये दूसरी वाली छा। चलो आगे देखो, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो आप सभी को पता है कि हिंदी जो है भारोपीय परिवार की भाषा है। हिंदी किस प्रकार की भाषा है? भारोपीय। बिल्कुल सही है बाबा। वो देखो यहां पे क्या लिखा था, आप शायद आप ध्यान से पढ़ते नहीं, इसलिए थोड़ा सा अजीब लगता है। ये छा लिखा है, ये वाला छा, दूसरा छा नहीं, ये छा है। छा ध्वनि, छात्र, ज्ञान, ये किसके अंतर्गत आएंगे? ये संयुक्त वर्ड के अंतर्गत आएंगे। चार होते हैं आपके। हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो हिंदी आपके भारोपीय परिवार की भाषा है। सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा आपकी किस परिवार में बोली जाती है? भारोपीय परिवार में बोली जाती है, 78.05% के आसपास। अगर आप यही कहोगे कि 73% है सर, तो वो गलत है, क्योंकि वो पिछले आंकड़े अपडेट हो चुके हैं, लूसेंट वगैरह की बुक में यही दिया हुआ है। ठीक है, भारोपीय परिवार की। इधर मैंने आंकड़े भी लिख दिए हैं ताकि आप गलत ना कर पाए आगे एग्जाम में। 78.05, द्रविड़ 21%, ऑस्ट्रिक 1.2 और चीनी तिब्बती 0.7%। ये आपके क्या है? नए आंकड़े हैं। अगर यही मैं पूछूं हिंदी की उत्पत्ति का सही क्रम बताओ, हिंदी की उत्पत्ति का सही क्रम, तो सबसे प्राचीन भाषा आपकी कौन है? संस्कृत है। कौन है? संस्कृत। अगर उत्पत्ति के सही क्रम की बात करी जाएगी, उत्पत्ति की सही क्रम की बात करी जाएगी, तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे यहाँ पे? संस्कृत। बहुत सारे लोग पाली लिख देते हैं, नहीं, संस्कृत के बाद आपकी पाली, फिर प्राकृत, फिर आपकी कौन सी? प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, उसके बाद बच्चा आपकी क्या? अपभ्रंश, फिर आपकी हिंदी। तो यहां पे आप बिल्कुल भी गलत मत कर देना, बिल्कुल भी आप लोग यहां पर गलत मत कर देना। ठीक है, आप लोग क्या करोगे? एकदम क्लियरली लिखोगे संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। ये इसका क्या है? सही विकास क्रम है। चलो आगे आ जाता है, आगे आ जाता है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है वो किससे हुआ है? वो हुआ है आपका अपभ्रंश से। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? हिंदी भाषा का जन्म हुआ है बच्चा अपभ्रंश से। देखो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तो अब जब हिंदी निकली है तो किससे निकलेगी? अपभ्रंश से निकलेगी। वैसे पाली प्राकृत से कौन, मतलब पूछा जाए कि अपभ्रंश का जन्म किससे हुआ है, तो प्राकृत से हुआ है। ठीक है, सॉरी, हाँ, प्राकृत से हुआ है। प्राकृत का किससे हुआ है? पाली से। इस तरीके से सही विकास क्रम के अनुसार इसे पहचान सकते हो। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ दोस्त? अपभ्रंश से हुआ है। बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है? किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। आगे आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? देखो आप सभी को पता है उपभाषा आपकी कितनी है, आप सभी को पता है दोस्त कि जो आपकी बोलियां हैं, उपभाषा है, वो कितनी है? आपकी जो टोटल उपभाषा है वो आपकी कितनी है, और उन्हीं उपभाषाओं के अंतर्गत जो बोलियां आती हैं वो कितनी है? जो बोलियां आती हैं वो कितनी? तो 5 उपभाषा है और 17 बोलियां हैं। कौन कितनी? 5 उपभाषा हैं और 17 बोलियां। कौन उपभाषा? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, और आपकी उसके बाद पहाड़ी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। कितनी? आपके पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। ये आपकी 5 हैं। अभी मैं आपको क्लियरली समझा दूंगा, हालांकि ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है, इसमें आपको मैं वो चीजें नहीं बता सकता, लेकिन मैं बता सकता था। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो देखो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपकी 5 बोली आती है। कब कब ऐसे आप इसे याद कर सकते हो? इसमें आपकी बघेली नहीं आएगी। तो बघेली किसमें आएगी? तो बघेली आएगी आपकी पूर्वी हिंदी में। बघेली पूर्वी हिंदी में 3 बोली आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। जो पहली बार क्लास कर रहे होंगे उन्हें बहुत दिक्कत जाएगी, जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए चुटकियों का आंसर है ये। बताओ चुटकियों का आंसर है कि नहीं है? चुटकियों का आंसर है कि नहीं है? बिल्कुल चुटकियों का है। अगला, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो आप सभी को पता है कि हिंदी ही सबसे ज्यादा भारत में बोली जाती है। उसके बाद निम्नलिखित में से आप क्या पढ़ रहे हो? उत्तर प्रदेश पढ़ रहे हो, तो आप यहां भी याद रखिएगा कि हिंदी जो है उत्तर प्रदेश की राजभाषा, लेकिन उर्दू भी है, उर्दू भी भाषा है, लेकिन उर्दू क्या है? ये सेकंड राष्ट्रीय भाषा आपकी, वो क्या बोलते हैं, राजकीय भाषा है, सेकंड नंबर पे। ठीक है, ये कब बनाई गई थी? 1989 में उर्दू को सेकंड बनाया गया। ठीक है, कब? 1989 में उर्दू को
उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा बनाया गया। वैसे पहले कौन है? आपकी हिंदी है, यह भी याद रखिएगा यहां से। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? तो देखो, कन्नौजी हिंदी के अंतर्गत आती है, ये पश्चिमी हिंदी में आती है। बांगरू आती है, ये भी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी में आती है। लेकिन तेलुगु नहीं आती। तेलुगु आपकी है भारत की ही, लेकिन ये आपकी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। जैसे कि आप सभी को पता है, 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आपके भारत में बोली जाने वाली भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 है। कितनी है? 22 है। यह संख्या जब संविधान में संशोधन नहीं हुआ था उसके पहले कितनी थी? उसके पहले 15 थी। उसके पहले कितनी थी? 15 थी। उसके बाद में बढ़कर ये आपकी कितनी हुई? टोटल 14 या 15, शायद 15 या 14 थी, कुछ कंफ्यूजन है इसमें। 14 थी, बढ़कर आपकी बाद में हुई। बढ़कर हुई कितनी? बाद में फिर संविधान संशोधन हुआ, उसमें जोड़ी गई और संख्या है। उसके बाद 2003 में भी एक संविधान संशोधन हुआ, जिसमें कि बोडो, संथाली वगैरह आपकी भाषा जोड़ी गई, तब आपकी टोटल 22 हुई। हालांकि आपसे वो नहीं पूछा जाएगा, आपसे अगर पूछा जा सकता है तो ये पूछा जा सकता है कि आपकी जो राजभाषा है 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आपकी कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषा। अच्छा, ये जो राजभाषा है ये कौन से अनुच्छेद में आती है? तो आर्टिकल 343 से आर्टिकल 351, यानी आर्टिकल 343 से आर्टिकल 351 तक। उसके बाद आगे आ जाता है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? क्या है? हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? बताओ, जल्दी से बताइएगा। हाँ, 14 थी, बिल्कुल ठीक है। वो थोड़ा सा वो क्या होता है, कंफ्यूजन हो गया था। चलो यहां पे बताओ, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो यह आपकी राजभाषा में है, तकनीकी, राष्ट्रभाषा या काव्य भाषा? तो यह आपकी काव्य भाषा में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। किसमें? काव्य भाषा में। उसके बाद, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की क्या है? अपभ्रंश है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? पाली, क्योंकि ये संस्कृत भाषा के अपभ्रंश है ना। देखो, सबसे पहले आपकी क्या है? संस्कृत। उसके बाद संस्कृत भाषा के अपभ्रंश कौन है? पाली, क्योंकि संस्कृत के बाद पाली है ना, पाली के बाद प्राकृत है। तो संस्कृत भाषा के अपभ्रंश कौन होगा? तो संस्कृत भाषा के अपभ्रंश होगा पाली। यहां पे आंसर क्या आ जाएगा? पाली, यानी डी वाला आंसर सही है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी वाला आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद आप देखिएगा, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखना चाहोगे? भारतवर्ष में पूछा जाए कि आप हिंदी है और इस हिंदी को आप किस वर्ग में रखना चाहेंगे? तो हिंदी को आप रखोगे राजभाषा वर्ग में। हिंदी को किस वर्ग में रखोगे आप? हिंदी को रखोगे आप राजभाषा वर्ग में। उसके बाद ये जो ढूंढाड़ी बोली है, आप सभी को पता है कि राजस्थानी बोली, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आपकी 4 बोली आती है। कौन कौन? देखो, अब आपको मैं बताता हूं कैसे इसको याद कर सकते हो। जो मारवाड़ी लोग थे वो जयपुर चले गए और जयपुर जाकर खूब मेवा खाई और माल खाया। तो यहां पे आपका, आप कैसे याद कर सकते हो कि राजस्थानी हिंदी के अंदर तो आपकी 4 बोली आती है और आपकी किसमें? एक पश्चिमी बोली जाती है, एक पूर्वी, एक दक्षिणी और एक उत्तरी में बोली जाती है। तो देखो, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी, ठीक है। इसमें आप बताओ कि ढूंढाड़ी बोली किसमें बोली जाती है? तो ये आपकी पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है और ढूंढाड़ी ही पूछा जाएगा। ये ढूंढाड़ी बोली जो है ये किसमें बोली जाती है? ये आपकी बोली जाती है पूरी राजस्थान में। बच्चा थोड़ा सा यहाँ पे लग रहा है दिल में बुरा कि इतनी मेहनत से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, जो हो सकता है मुझसे वो कर पा रहा हूँ। आप 2200-2300 लोग देख रहे हो, अगर मैं कह दूँ बच्चा लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, तो कहोगे नहीं सर ये आपने कठिन काम बोल दिया, थोड़ा हमारे बस की बात नहीं है ना। ऐसा तो आप लोग दर्शाते ही हो, वरना अगर देखा जाए तो 1 सेकंड का भी समय नहीं है। अब मैं बोल रहा हूँ तो डिस्टर्ब हो रहा है इसमें, क्योंकि क्लास के बीच में ऐसा बोलता नहीं हूँ मैं बार बार कि सब्सक्राइब और लाइक कर दो, बट मैं आज बोला। अच्छा, सब्सक्राइब मैं इसलिए करने के लिए बोल रहा हूँ, ये आपके ही फायदे की चीज़ है, क्योंकि मैं आने वाले 4 से 5 दिन के अंदर मैं बहुत महत्वपूर्ण चीजें आपके साथ शेयर करने वाला हूं जेल ऑर्डर फायरमैन स्पेशल के लिए। उसमें मैं क्या करने वाला हूं? उसमें मैं शेयर करने वाला हूं कि आपके साथ कुछ भी महत्वपूर्ण चीजें हैं, क्या क्या पूछा जा सकता है, क्या क्या पूछा गया था और किस तरीके से अपडेटेड चीजें आ सकती हैं, सब कुछ आपके साथ। तो वो उसी के लिए, बाकी आपकी इच्छा, जैसे आपको अच्छा लगेगा तो, आपको अगर बेहतर लगेगा तो। प्रैक्टिस सेट में मैं आपको 50 से ज्यादा ही क्वेश्चन कराऊंगा, इसमें आप टेंशन ना लो। अगला, हिंदी भाषा के विकास। देखो बच्चा, आपको बताया था मैंने हिंदी भाषा के विकास क्रम को, लेकिन ऑप्शन में ऐसे भी हो सकता है, कहोगे सर ने कहा था कि संस्कृत सबसे पहले आएगी, लेकिन संस्कृत है नहीं आता, जिसमें से कोई नहीं हो सकता। अब ऐसा नहीं करना, छोड़ के नहीं आना। देखो, मैंने आपको कहा था कि संस्कृत सबसे पहले आएगी, लेकिन उसके बाद भी तो कोई आएगी ना। तो उसके बाद कौन आ रही है? संस्कृत के बाद पाली आती थी, तो आपको आगे देखना ही नहीं है। पाली के बाद प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, क्योंकि संस्कृत के बाद पाली आएगी। यहां पे प्राकृत लिख दिया, यहां पे अपभ्रंश लिख दिया, यहां पे हिंदी लिख दिया, तीनों ही गलत हो गए। ए आंसर इसका सही हो गया। क्या हो गया? ए आंसर इसका सही हो गया। क्या हो गया दोस्त? ए आंसर सही हो गया। देखो बच्चा, आप लाइक करो या ना करो, लेकिन कम से कम डिसलाइक ना किया करो यार, वो ना दिल पे लगता है, बहुत बुरा लगता है। आप पढ़ने ही मत आया करो, अच्छा नहीं लगता है। इतनी मेहनत से आप लोगों के साथ काम करते हैं, आप लोगों को लोग फ्री क्लासेस देते हैं, पीडीएफ्स देते हैं,
शब्द नहीं होता है कि हम आप लोगों के लिए कितनी मेहनत करते हैं, रात रात जग करके आप सभी लोगों के लिए काम करते हैं, बट आप लोग जो इसको डिसलाइक मत किया करो। इससे क्या होता है कि हमारा अंदर का डिमोटिवेट हो जाते हैं, बिल्कुल काम करने का मन नहीं करता, और आप लोगों के चक्कर में जो अच्छे बच्चे होते हैं वो भी नहीं पढ़ पाते हैं जो पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि फिर कभी कभार माइंड भी ना डिस्ट्रैक्ट करता है। ठीक है बच्चा, तो आप जिन लोगों ने भी डिसलाइक किया हो, आप चाहो तो हटा सकते हो। ये बहुत गुलाम चीज, मतलब आप समझ लो एक तरीके से ना अंदर की बहुत शैतानी बातें होती हैं जो आप लोग सोचते हो कि नहीं नहीं डिसलाइक करूंगा अच्छा लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमें अच्छा नहीं, हमें बुरा ही लगता है, लाइक डिसलाइक से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। बाकी आज के बाद तो मैं बोलूंगा ही नहीं जिंदगी में लाइक और डिसलाइक के लिए, तुम्हारी जो मन करे। आगे आ जाता है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जैसे मैंने लाइक और डिसलाइक वाली बात छेड़ दी वैसे इसमें बहुत सारे डिसलाइक हो चुके हैं, ऐसे डिसलाइक कभी नहीं होते मेरे क्लास में। चलो कोई बात नहीं, आपकी ये आपका ही है, जो भी मतलब हमारे लिए प्यार है, आप पसंद कर रहे हो या डिसलाइक। तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है, लेकिन ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ा किसने था? तो ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ने वाले थे जेम्स प्रिंसेप। कौन थे? जेम्स प्रिंसेप। उसके बाद हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? जो हिंदी भाषा लिखी जाती है वो किस लिपि में लिखी जाती है? बाबा जो हिंदी भाषा लिखी जाती है वो आपकी देवनागरी। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसी दिन डिसाइड कर दिया गया, कब? 14 सितंबर 1949 को डिसाइड कर लिया गया कि भाषा क्या होगी? हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी, और उसी दिन आपका हिंदी दिवस भी मनाया जाने लगा। आगे, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है खड़ी बोली। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है खड़ी बोली। क्लियर है? बताओ आप सभी लोगों को क्लियर है कि नहीं क्लियर है? उसके बाद हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली किसकी है? हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर जो छत्तीसगढ़ी बोली है वो किसकी है? एक बार आप लोग जल्दी से बता दो, छत्तीसगढ़ी बोली किसकी है? आप सभी लोग जल्दी से बताएंगे। हिंदी भाषा के वर्गीकरण के आधार पर जो छत्तीसगढ़ी बोली बोली जाती है वो किसके अंतर्गत बोली जाती है? ठीक है, जल्दी से कमेंट करके। इसका आंसर सभी का आना चाहिए सही, इसका सभी लोगों को। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली, सभी लोगों का सही आना चाहिए। ठीक है, चलो बिल्कुल सही है। पूर्वी हिंदी की, पूर्वी हिंदी में आपकी 3 बोलियां बोली जाती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ए बी सी से याद कर सकते हो। ए फॉर अवधी, बी फॉर बघेली, सी फॉर छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। उसके बाद भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राजभाषा का प्रावधान किया गया है? तो मैंने आपको बहुत पहले ही बताया है, अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक। ठीक है, प्रैक्टिस सेट में आपके सारे क्वेश्चन कराऊंगा, जितने भी टॉपिक होंगे सभी से रिलेटेड। आगे आ जाओ। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 351 में आप देखो, अनुच्छेद 343 फर्स्ट में क्या किया गया है? अनुच्छेद 343 फर्स्ट में आपका राजभाषा का वर्णन है। अनुच्छेद 343 में आपका किसमें? फर्स्ट में राजभाषा का वर्णन है। और अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास निर्देश की बात कही गई है कि आप हिंदी भाषा का कैसे प्रचार प्रसार करेंगे, हिंदी भाषा को आप कैसे आगे बढ़ाएंगे, इसको कब कहा गया है? अनुच्छेद 351 में कहा गया है। उसके बाद ब्रज भाषा किसके अंतर्गत आती है? ब्रज भाषा, तो देखो बच्चा ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। 5 बोलियां आती है सबसे ज्यादा किसमें? ब्रज भाषा, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां। कौन कौन आपकी? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। ब्रज भाषा देखो कब कब है से, ठीक है, कन्नौजी, बुंदेली और ये ब्रज भाषा भी इसी में आती है। खड़ी बोली, हरियाणवी भी इसी में आती है। ठीक है, तो ये पश्चिमी हिंदी। उसके बाद मगही किस उपभाषा की बोली है? क्वेश्चन क्या है? मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या बिहारी हिंदी? तो मगही जो है आपकी ये बिहारी हिंदी की है। मगही बिहारी हिंदी में 3 बोलियां बोली जाती है। कितनी? 3। कौन कौन? मगही, मैथिली और भोजपुरी। कौन? देखो बिहारी हिंदी में 3 बोलियां बोली जाती है। MMB से याद कर सकते हो। M फॉर मगही, M फॉर मैथिली, B फॉर भोजपुरी। मगही, मैथिली, भोजपुरी, मगही, मैथिली, भोजपुरी, मगही, मैथिली, भोजपुरी, मगही, मैथिली, भोजपुरी। ये किसके अंतर्गत? बिहारी हिंदी के अंतर्गत। कितनी? 3 बोलियां। याद हो जाएगा। आगे, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो आपका किसी का गलत नहीं आना चाहिए। अभी कुछ ही टाइम पहले इसको पढ़ाया मैंने, इसी कुछ ही टाइम पहले पढ़ाया मैंने। ठीक है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएं कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? यह आपकी सौर सैनी से विकसित हुई है। किससे विकसित हुई है? सौर सैनी से विकसित हुई है। उसके बाद भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब की गई? देखो यह भाषा में ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर पूछ दिया जाए कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य की गणना की गई,
तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य की गणना की गई? आंध्र प्रदेश। लिख लेना, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य की गणना की गई 1953 में। 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य की गणना की गई। किसकी? 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य की। सेकेंड टाइम 1956 यानी 1956 में, तब आपके 14 राज्य प्लस 6 केंद्र शासित प्रदेशों की गणना की गई। कब? 1956 में। तो यहां पे पूछ रहा है पुनः, पुनः आपकी कब हुई? 1956 में। कितने? तो 14 राज्य प्लस 6 केंद्र शासित प्रदेश। 1953 में आपका आंध्र प्रदेश राज्य। कब? 1953 में। उसके बाद भाषा आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो गठन की अगर हम बात करेंगे, किसकी गणना की गई थी? तो आपका गठन आंध्र प्रदेश का हुआ था, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। उसके बाद बघेली बोली का संबंध किससे है? तो बाबू आप याद करो, ए बी सी से याद कराया था अवधि, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी अर्थात पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोली आती, उसमें है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा आपका बी वाला, यानी कि पूर्वी हिंदी। इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी वाला आ जाएगा, अर्थात पूर्वी हिंदी। उसके बाद किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? यह भी मैं आपको 3-4 बार अभी जस्ट क्लास में बोल ही चुका हूं। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? अभी मैं आपको यह चीज 3 से 4 बार तो बोल ही चुका हूं एटलीस्ट। तो सभी लोग जल्दी से बताओ, सभी लोग सब्सक्राइब भी कर लेना जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, ठीक है। तो किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो यह लिया गया 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को यह निर्णय लिया गया कि आपकी राजभाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी। लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। उसी दिन से 14 सितंबर को आपका हिंदी दिवस भी मनाया जाने लगा। लेकिन विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अगर क्वेश्चन आए तो विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नाइनटीन 1955 क्या है? वर्ष 1955 में, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या है? वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके बीजी खेर। वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये थे आपके बीजी खेर। उसके बाद भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं की संख्या जस्ट कुछ सेकंड पहले बताया। कब शामिल करी गई, कितनी शामिल करी गई, सारी चीजें आपको मैं बता चुका हूं। मैं आपको सभी लोगों को बच्चा सारी चीजें बता चुका हूं, तो गलत आना नहीं चाहिए। वैसे मेरे हिसाब से आप सभी का आंसर गलत आना नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार बताया ना मैंने, गलत आना नहीं चाहिए बिल्कुल भी किसी का भी आंसर। चलो जल्दी से बता दो इसका सही आंसर क्या आएगा, जल्दी से बता दीजिए इसका सही आंसर क्या आएगा। 14, 15, 18 फिर 22। अगर पूछे जब संविधान में संशोधन नहीं हुआ तो तब कितनी थी, तब आप 14 बताओगे, लेकिन संशोधन के बाद कितनी हुई, तब आपकी 22 हुई। यह चीज आप याद रखना। उसके बाद 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन यानी कि वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2007 में हुआ था। यह कहां पर हुआ था आपको यह बताना है। यह हुआ कहां पर था यह आपको बताना है, ठीक है। यह हुआ कहां पर था आपको यह बताना है कि 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर, मॉरिशस, लंदन और न्यूयॉर्क। अच्छा, ये जो मॉरिशस लिखा हुआ है ना, ये एक ऐसा देश है जहां पर हिंदी भाषा बोली भी जाती है और हिंदी भाषा लिखी भी जाती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, बताएं ये कौन सा देश है जिसमें हिंदी भाषा बोली भी जाती है और हिंदी भाषा लिखी भी जाती है? तो आपका कौन सा है? मॉरिशस है। कौन सा है दोस्त? मॉरिशस है। चलिए अब बताओ इसमें इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर कुछ लोग ए बता रहे हैं, अर्थात आपका नागपुर। बाबा गलत तो नहीं आप दे रहे हो आंसर, बी भी आ रहा है। मॉरिशस, हाँ मॉरिशस ठीक है, आप हिंदी अगर उसकी बात कर रहे हो तो आपका मॉरिशस ठीक है। चलो देखो इसका आंसर आपका आ जाएगा न्यूयॉर्क। क्या आ जाएगा? न्यूयॉर्क। 2007 में हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था। कहां पर हुआ था? 2007 में न्यूयॉर्क। अगला है पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म क्या है? पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म क्या है? क्वेश्चन बताओ आप जल्दी से कि पश्चिमी हिंदी की जो 2 बोलियां हैं इनका सही युग्म क्या है? इनका सही युग्म क्या है? एक बार जल्दी से आप लोग थोड़ा सा बूस्ट अप करो, जल्दी से हम लोग थोड़ा सा पहुंचेंगे, हमारे पास समय भी कम बचा हुआ है। पश्चिमी हिंदी की बोलियों का सही युग्म क्या है? थोड़ी स्पीड से बताओ इसका सही आंसर। मान लो कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ दिया आपकी कितनी उपभाषाएं हैं, तो यह आपका पूछा जा सकता है। तो 5 उपभाषाएं हैं, उनके अंतर्गत कितनी बोलियां बोली जाती हैं? 17 बोलियां बोली जाती हैं। कितनी? 17 बोलियां बोली जाती हैं। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता था। पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म क्या है? तो देखो यहां पे थोड़ा सा समझाऊंगा।
कन्नौजी किसके अंतर्गत आती है और अवधी किसके अंतर्गत आती है? कन्नौजी तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, लेकिन अवधी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, अर्थात ये नहीं होगा। ब्रज तो आपकी किसके अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, लेकिन बघेली नहीं आती है, ये किसके अंतर्गत आ जाती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आ जाती है। छत्तीसगढ़ी तो आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, लेकिन पांगुरू आती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। ये तीनों नहीं है, लेकिन खड़ी बोली और बुंदेली ये दोनों आते हैं। खड़ी बोली और बुंदेली ये आपके क्या हैं? ये दोनों आते हैं, अर्थात आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? डी वाला नहीं, खड़ी बोली और बुंदेली ये आपके दो युग्म के सही क्रम की अगर बात करेंगे हम, तो आपका क्या हो जाएगा? खड़ी बोली और बुंदेली। उसके बाद देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या होगा, एक बार जल्दी से बताओ। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम, तो गुप्त लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, नागरी लिपि। देखो देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या होगा, तो मैंने आपको यह भी बहुत अच्छे से बताया है, बहुत क्लियरली बताया है। देखो सबसे ज्यादा जो भाषाएं बोली जाती हैं वो किस लिपि में बोली जाती हैं, तो कहोगे सर ब्राह्मी लिपि में। आपका हिंदी किस में बोली जाती है? देवनागरी लिपि में। हिंदी किस में बोली जाती है? देवनागरी लिपि में। सबसे ज्यादा ब्राह्मी लिपि में, अर्थात देवनागरी भी किससे निकली होगी? देवनागरी भी ब्राह्मी से ही निकली होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा किसमें बोली जाती है? ब्राह्मी में। और ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ा किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। अब हिंदी किसमें बोली जाती है? देवनागरी में, अर्थात देवनागरी भी ब्राह्मी से निकली होगी, अर्थात इसका आंसर क्या रहेगा? सबसे पहले मैंने कहा ना सबसे पहले ब्राह्मी होगी, तो ब्राह्मी लिपि के बाद गुप्त लिपि, फिर नागरी लिपि, उसके बाद आपकी देवनागरी लिपि, उसके बाद आपका क्या है बच्चा? देवनागरी लिपि है उसके बाद में, उसके बाद आगे आ जाता है। तो मेरे हिसाब से इतने क्वेश्चन थे, आपको पता भी नहीं है कि आपने इतनी स्पीड से क्वेश्चन करे हैं और कितने क्वेश्चन कर डाले हैं आपने। कम से कम ये 50+ क्वेश्चन थे। कल से मैं नंबरिंग भी कर लिया करूंगा। कल हिंदी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जगजामपुर कर लीजिए, जगजामपुर।